कह रहा है कि हम लोग अब अध्याय 2 दूसरा पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है श्वसन। श्वसन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? रेस्पिरेशन। कह रहा है कि श्वसन किसे कहते हैं? वैसी क्रिया जिसमें वातावरण से, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि वैसी क्रिया जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं वायुमंडल से, है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब वो ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, वह जब ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो उसका उपयोग ग्लूकोज के रूप में, इसको कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। ग्लूकोज को, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि ग्लूकोज के रूप में एंजाइम के उपस्थिति में, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? जैव ऊर्जा को एटीपी कहा जाता है। एटीपी के रूप में क्या किया जाता है? उत्पादन होता है और वहाँ जो उत्पन्न, जब ये एटीपी उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होता है। एटीपी के जब उत्पन्न होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ग्लूकोज के रूप में उसको एंजाइम ऑब्जर्व करता है और वहाँ पे एटीपी उत्पन्न होता है। एटीपी जो है ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही कह रहा है कि एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है तथा वहाँ उत्पन्न CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। और श्वसन बाबू याद रखिएगा 2 प्रकार के होता है। श्वसन कितने प्रकार के होता है? पहला का नाम है अवायवीय और दूसरा का नाम है वायवीय। अवायवीय का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप देख सकते हैं, अवायवीय का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति इसमें नहीं होती, हवा की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति में यह काम नहीं होता है, वायु की अनुपस्थिति में काम होता है, उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। और वायवीय श्वसन तो हम लोग के शरीर के पूर्ण रूप से जो श्वसन की क्रिया होती है, समझ लीजिए कि ओरिजिनल श्वसन की क्रिया वायवीय श्वसन में ही। देखिए कह रहा है कि इसके बाद इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम आप लोग अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। पहले इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थों से भोजन करते हैं और श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारे जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, है ना, उससे ऊर्जा का उत्पादन भोजन के अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। कहने का अर्थ यह है कि हम जब भोजन करते हैं और हमारा भोजन पच जाता है तो उससे जो ऊर्जा निकलता है, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं और श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। उसी ऑक्सीकरण के क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या हो पाता है? ऊर्जा का उत्पादन हो पाता है। याद रखिएगा कि शरीर को पोषण के साथ साथ, शरीर को पोषण के साथ साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हमारे पचे हुए भोजन से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा और ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगा तो हम जितने भी जैविक क्रियाएं हैं हम लोग नहीं संपन्न कर सकते, उसको कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और शरीर में ऑक्सीजन किसके द्वारा आता है? किसके द्वारा? आइए देखिए अब हम लोग बात करेंगे वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपको अवायवीय श्वसन के बारे में। तो अवायवीय श्वसन के बारे में बात करेंगे तो इस अवायवीय से स्पष्ट है कि यह वायु की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यह श्वसन अनुपस्थिति में होता है। हाँ जी, हाँ। कह रहा है कि इसमें ग्लूकोज जो है वायु छूट गया है, वायु के अनुपस्थिति ना जी, वायु के अनुपस्थिति में होता है। याद रखिएगा कि यह जो है श्वसन का प्रथम चरण है, यह श्वसन का प्रथम चरण है और इसमें ग्लूकोज, यह श्वसन का प्रथम चरण है, यह श्वसन का प्रथम चरण है। इसमें ग्लूकोज जो होता है सर 6 कार्बन वाले अणुओं का आंशिक विघटन करता है। इसमें ग्लूकोज का जो होता है आंशिक विघटन होता है। क्या होता है? आंशिक विघटन होता है। विघटन कहिए या विखंडन कहिए, है ना, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ठीक है। कह रहा है कि इस क्रिया में ग्लूकोज से 2 अणु पाइरूवेट का निर्माण करता है। इस क्रिया से
ग्लूकोज के कितने अणु? 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है। और बाकी जो शेष बच जाता है, शेष जो होता है ऊर्जा, वह पायरुवेट के बंधनों में संचित रहता है। शेष जो बच जाता है मतलब कि ग्लूकोज के 2 अणु पायरुवेट का निर्माण करता है, अब बाकी जो बच जाता है वह हमारे पायरुवेट के बंधनों में संचित रह जाता है। ठीक है, अब ये पायरुवेट से क्या संबंधित है भाई? तो पायरुवेट के बंधनों में तो संचित रह जाता है। पायरुवेट के कारण ही ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर में कम हो, ऑक्सीजन का अभाव हो, ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण हमारे पेशियों में, हमारे शरीर के मांसपेशियों में, ठीक है, पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये बातें लिखना है, जगह नहीं है ऊपर लिख दें? यस सर। जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दे रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। कह रहा है कि जब पायरुवेट के बंधनों में संचित रहता है, उसके बाद क्या होता है कि जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक ना, ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पायरुवेट से जो है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है ना, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। आप जानते हो ये लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में निर्माण होता है तो क्या होता है? जब हमारे शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है तो हमारे मांसपेशियों में जोर से दर्द उत्पन्न होता है या ऐंठन शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐंठन। तो बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर के मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द किसके कारण होता है? क्या बताइएगा आप लोग? लैक्टिक अम्ल के कारण। और ये लैक्टिक अम्ल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो जब ऑक्सीजन का अभाव होता है, और ऑक्सीजन का अभाव होता है तो पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसी में लिख देते हैं, ठीक है, जिसके कारण मांसपेशियों में है ना, मांसपेशियों में ऐंठन, ठीक है, या दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, दर्द शुरू हो जाता है। याद रहेगा बाबू? बस यही है। ठीक है।